राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आरंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 2011 में किया गया था। ये मिशन विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। वेबसाइट के अनुसार इस मिशन का लक्ष्य है गरीबों के लिए टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना, ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार 60% धन देती है और 40% राज्य सरकार धन देती है। इसी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की गई थी। इसके मैनेजमेंट के लिए ढांचा स्थापित किया गया है, जिसमें स्टेट मिशन मैनेजर, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन मैनेजर कमेटियां बनाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर और ब्लॉक मिशन मैनेजर के लिए MA, MBA, PhDM, MVSC, MSW की योग्यता होनी ज़रूरी है, जबकि मिशन के तहत 10,000 से भी ज़्यादा पद हैं। वर्तमान में लगभग 3,500 लोग ही कार्यरत हैं। 13 सितंबर 2023 को जारी एक नोटिस के अनुसार साल 2024 में 1736 पदों पर भर्ती की जानी है, मगर वर्तमान में इन पदों पर काम करने वाले अनेक मिशन कर्मी आज जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। सर, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम। मेरा नाम डॉक्टर रुस्तम सिंह है और मैं यहाँ गाजियाबाद जनपद से हूँ। लौनी विकासखंड में मैं कार्यरत हूँ। ब्लॉक मिशन मैनेजर मेरा पद है और मैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 2014 से कार्यरत हूँ। सर, पहले तो ये समझना चाहता हूँ मैं, ये जो मिशन है कब आया, किसके अधीन है और उसके अंतर्गत आप लोग क्या काम कर सकते हैं? मेरे एक ही सवाल है, उसमें 3 सवाल हैं, आप विस्तार से मुझे समझाइए। ये एक योजना चलती थी पहले SGSY। उस योजना को थोड़ा सा समीकरण तरीके से धरातल स्तर पर उसे चेंज करते हुए उसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसे चेंज किया गया। 2011 में इसको निर्मित करना स्टार्ट हुआ, 12-13 में जाके इम्प्लीमेंट हुई और ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सहभाग है और दोनों की ही सहभागिता से इसको चलाया जाता है। और ये इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यह महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। जो परिवार, जो गरीब महिलाएं ग्रामीण अंचल में निवास करती हैं, ये मेनली उनके जीर्णोद्धार और उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर अलग अलग जो है इनके कार्यालय बनाए गए हैं। और ग्रामीण में अगर मैं बात करूं तो महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर हम लोग उन्हें जो है संगठित करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कराते हैं, जिससे वो अपनी आजीविका संवर्धन कर सकें। और जो अभी मुख्य धारा से छूटे हुए परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिससे वो अपने जीवन को सुगमता से जी सकें। तो इसकी जो ज्वाइनिंग 2013 से शुरू हुई, एक बात और समझना मुझे, जैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों के फ़ोटोज़ लगे हैं, ये कौन लोग हैं, क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। 2013 में जब विज्ञप्ति निकली थी तो यहाँ पर HR मैनुअल के अनुसार यहाँ कुछ लाभ बताए गए थे। उसमें सबसे प्रथम लाभ मैं बात करना चाहूँगा, 7% से 15% का इन्होंने इंक्रीमेंट का बताया था कि प्रति वर्ष आपके वेतन में 7 से 15% की वृद्धि होगी। इसके अलावा बीमा जो आपका एक्सीडेंटल या रिस्क कवर का है वो होगा, जनरल इंश्योरेंस होगा। इसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस थे, जैसे अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए चिल्ड्रन अलाउंस, अगर आप मिशन के कार्यों को करने के लिए अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप अलाउंस, या आप फील्ड में भ्रमण करते हैं तो उसके लिए आपका FLT है। इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ लर्निंग करते हैं तो उसके लिए जो भत्ते होते हैं आपका 500 रुपये समथिंग वो मिलता था। इसी प्रकार कुछ और भत्ते थे जिनसे इंटरनेट अलाउंस था, मोबाइल अलाउंस था। इस तरीके से कुछ लगभग 9,500-10 हज़ार रुपये के हमारे अलग से अलाउंसेस भी थे, वो भी हमें मिलते थे। अब जैसा कि आपने बताया कि साथी कौन है, ये वही साथी हैं
जिन्होंने इस मिशन की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। शुरुआत में जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ प्रत्येक ब्लॉक पे 6 से 7 बीएमएम को पदस्थापना करना था। यही पद जनपद स्तर पर भी हैं। वहाँ भी जिला मिशन प्रबंधक के अलग अलग 7 प्रकार की थीम होती हैं, उन पर रखा जाना था। 10,160 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए इस मिशन को सुगमता से चलाने के लिए। लेकिन ये इस मिशन की कुछ नाकामयाबी कहिए या इनकी स्थिरता कहिए, सिर्फ 3,000 कुछ लोगों से इस मिशन को ये लोग चला रहे हैं। अब इस स्थिति में जब एक व्यक्ति पर 4 से 5 गुना काम होगा तो मेंटली कहीं ना कहीं हिरासमेंट, वर्डन, काम का प्रेशर, जिसके चलते क्योंकि हम लोग फील्ड के बहुत सारे मूवमेंट हमें करने होते हैं, महिलाओं को गांव में जाके दूर दराज गांव में जाके उन्हें हमें बताना पड़ता है, ट्रेनिंग्स देनी होती हैं। तो कहीं रास्ते में सड़क दुर्घटना में हमारे बहुत सारे साथी चले गए, बहुत सारे साथी मेंटली जो है उन्हें दिक्कत रही और वो हॉस्पिटलाइज रहे और हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इसी तरीके से ये वो साथी हैं जिन्होंने इस मिशन की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए हैं। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? सर, मेरा नाम प्रियंका है। मैं बीएमएम मुजफ्फरनगर के ब्लॉक 66 में कार्यरत हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 2021 में हुई थी, जनवरी 2021 में। उस समय आपका वेतन कितना था और आज कितना है? उस समय वही था, वेतन हमारा 25,000 था, लेकिन उसके साथ साथ वो कहा था कि 7% से 15% इंक्रीमेंट करेंगे हर साल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। ना ही हमारे भत्ते, जैसे लैपटॉप हम चलाते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, कुछ भी भत्ते भी नहीं मिलते। वो सब आपके उस समय ज्वाइनिंग में था कि मिलेगा? था। एचआर पॉलिसी में अब भी है, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से सब लोग अपनी जॉब, सब लोग ये अच्छी जॉब छोड़ के आए। हम लोग भी एनएचएम में थे, 25 से 30,000 वहाँ मिल रहे थे, लेकिन वहाँ की यहाँ पे बढ़ेगा इसलिए आए थे, लेकिन वो नहीं दे रहे। एक सपना ये भी था कि आप परमानेंट हो जाएंगे। ये भी था कि क्योंकि ये एक आजीविका से जोड़ने वाली, ये ऐसी महिलाओं को जोड़ने वाली है। महिलाओं को रोज़गार हम दे रहे हैं, लेकिन हमें खुद ही नहीं रोज़गार सही से मिल पा रहा है। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम नाजिया है और मैं सहारनपुर से हूँ। मैम, एक इशू यहाँ पे उठाया गया, ट्रांसफ़र के बारे में आपसे लोगों से एक बात की गई थी कि आपको लोगों का आप अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्या इस तरह का कुछ प्रावधान अभी भी है क्या? एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग 2018 की है और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो बांदा ज़िले में हुई थी। बांदा ज़िले के एक ब्लॉक था महुआ और वहाँ पे हुई थी। और देन उसके बाद फिर मैंने बोला था मुझे वहाँ के डीसी सर ने कि आप एक मेल कीजिए एमडी सर को और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तब तो ट्रांसफ़र चल रहे थे, चालू थे। 2019 के बाद फिर जितने भी लोग ज्वाइन किए या जितने भी लोग रुक गए थे जिनका ट्रांसफ़र, उनका ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ है। तो एक तो ये हमारा कि जो भी लोग हैं 1000 किलोमीटर दूर हैं, 300 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर हैं, वो वहीं के वहीं है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और सैलरी भी इतनी कम है, ना सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है। देन दूसरा ये है कि जो भी हमारे जितने भी साथी हैं और हम लोग हैं, किसी का भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। कोविड में हमारे लोगों की ड्यूटी लगी थी, सबने जा के काम किया है। हालांकि कोविड में सब लोग घर पे थे, लेकिन जितने भी हमारे साथी और हम लोग भी ब्लॉक पे जाते थे, कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी थी और लगातार काम कर रहे थे। उसमें भी कई लोग मरे हैं, कई लोग सड़क दुर्घटना में मरे हैं, कई लोग ऐसे कि काम का इतना प्रेशर होता है, कभी कभी काम के प्रेशर से कई लोगों को ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो कई लोगों की जानें गई हैं। लेकिन कंपेंसेशन के नाम पे उनको आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। सिर्फ कहते हैं, हम लोग ने पहले भी हड़ताल की थी, गए थे हम लोग, मंत्री जी के पास भी गए थे, उन्होंने बोला था हम ये बात संसद में भी उठाएंगे, लेकिन कहीं आज तक किसी को कोई भी एक भी मेडिकल क्लेम नहीं मिला है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिला है। हाँ सर, आपसे मैं जानना चाहूँ, आपने बीच में एक बात इन्होंने बोली कि 10 साल हो गए लेकिन वेतन नहीं बढ़ा। सर 10 साल से वेतन नहीं बढ़ा तो घर कैसे चल रहा है सर? सर मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं प्रयागराज से हूँ, ब्लॉक मिशन प्रबंधक। विगत 19 जुलाई 2019 को मैंने UPSRLM ज्वाइन किया था। मैं अच्छे बीटेक किया हूँ और मैं अच्छे जगह पे जॉब भी कर रहा था। यही सोच के यहाँ पे आया था कि यहाँ पे एक पॉलिसी, जब हमने विज्ञप्ति देखी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि 25,000 से लेके 45,000 तक की सैलरी हमारी रहेगी और हर ईयर हमारा इंक्रीमेंट मिलेगा। सभी लोग हम लोग वही देख के हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए थे। 2014 से भी जो साथी काम कर रहे थे उनकी भी सैलरी जो 25,000 पे जो ज्वाइन किए थे, विगत 10 सालों से अभी तक उनकी सैलरी 25,000 ही है। और महंगाई कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग की सैलरी यही
जहाँ का तहाँ है, जस का तस पड़ा हुआ है। सर आपने एक बोला कि जब आप लोगों को ज्वाइनिंग रखी गई थी तो आपको इंश्योरेंस की बात की गई थी। यहाँ आपका डिमांड है कि जीवन बीमा का इंश्योरेंस और पीएफ मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड है। जब ज्वाइनिंग की गई थी तब तो ये कहा गया था कि आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलता है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा, शुरुआत में जब ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जब विज्ञप्ति निकली थी तो शुरुआत में 5 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था, इंटेंसिव रूप में, सघन रूप में। तो उस समय के जो हमारे साथी हैं पुराने, मैं भी उनमें से एक हूँ, 2014 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो हमें संविदा पर रखा गया था। ये लिखा था विज्ञप्ति में कि आप संविदा पर रखे जा रहे हैं। तो मैं भी एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ICAR का एक प्रोजेक्ट छोड़ के मैंने यहाँ स्विच करके यहाँ आया था और यही सोच के आया था कि शायद स्टेट गवर्नमेंट में मुझे एक परमानेंट पद मिल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वो टाइम बाउंड होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। हालांकि उसमें 1 साल बाकी था और मैं वहाँ 30-35 हज़ार रुपये का जॉब छोड़ के मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। और इन्होंने हमें बताया था कि आपको HR पॉलिसी के अंदर मिलने वाले 7% इंक्रीमेंट ये मिलेगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा, आपका जनरल इंश्योरेंस होगा, आपको लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की जो सामान्य अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, वो मिला करेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देख के सर मैं एक बहुत वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। और उसके बाद सर इन्होंने क्या किया कि 2016 में चुपके से जो संविदा कर्मी थे उनको इन्होंने थर्ड पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरीके से चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली कहानी यहाँ हुई और हम लोग उस दिन से आज तक हर वर्ष कोशिश करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन श्रमिकों की बातों को सुना। ये बात सच है, हमारे देश के हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कई माँ बाप अपनी संपत्तियाँ बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। वे सोचते हैं कि जिन तकलीफ़ों का सामना वो खुद किए हैं वो तकलीफ़ों का सामना उनके बच्चे ना करें, यानी वो गरीबी की बदहाली में ना जिएं। मगर देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। करोड़ों नौजवान सुरक्षित रोजगार की आस में दर दर भटक रहे हैं। ऐसे हालात में सरकारें नौजवानों को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे करती हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें अलग अलग स्कीम लेकर आती हैं, उसका बड़े ज़ोर शोर से प्रचार करती हैं। इन स्कीमों में हज़ारों नौजवानों को रखा जाता है और बहुत सारे नौजवानों को इन स्कीमों में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करवाया जाता है। इन स्कीमों में काम करने वाले नौजवान और इन स्कीमों के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले नौजवान इस उम्मीद से काम करने के लिए आते हैं कि एक दिन शायद ये स्कीम को फिक्स किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा और उनकी नौकरी को भी परमानेंट किया जाएगा। मगर याद रखने वाली बात ये है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए नौजवान या स्कीम में काम करने वाले श्रमिकों के रोजगार असुरक्षित है, क्योंकि स्कीम यानी योजना कभी भी बंद की जा सकती है या कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। सरकारी स्कीमों में काम करने वाले या इन स्कीमों के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले श्रमिकों के वेतन बहुत ही कम होता है, जैसा इन लोगों ने बताया। और यही नहीं, इन स्कीमों में काम करने वाले और इन स्कीमों के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले वर्करों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, जैसे इनको और इनके परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधा और बुढ़ापे के लिए पेंशन जैसे जो सामाजिक सुविधाएं एक श्रमिक को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। जबकि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने देश में काम करने के इच्छुक नौजवानों को सभी सुविधाओं से के साथ सुरक्षित रोजगार प्रदान करें और रोजगार को एक गारंटी और बुनियादी अधिकार के तौर पर स्थापित करें। यह कर्तव्य राज्य का बनता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।